हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडी फिजिक्स क्लासेस एलएमपी में। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही थी। चलिए उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन से देखिए, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो पुरानी वाली नहीं देखी है तो उन्होंने उनको प्लेलिस्ट में जा करके ये सब वीडियो देख लेनी है, ठीक है। और चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिए। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और अब जब तक आपको अपनी सफलता नहीं मिल जाती। मेरे प्यारे बच्चे, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से रीड करिए। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है? ठीक, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है? बेटा, हमने आपको गॉस का नियम पढ़ाया है पिछले वाले लेक्चर में, और जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वो सब शुरुआत से ही देखेंगे, तब यहां तक आए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, यहां पर बोला गया है स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है, ठीक है। एक एक टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद में पूछा गया इस नियम का उपयोग करते हुए एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये बात समझिए। दूसरा पार्ट ये हो गया। फिर कहता है S1 तथा S2 दो सकेंद्री खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q और 3Q आवेश रखे हैं। S1 तथा S2 से संबंध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। S1 के भीतर 3 परावर्तनांक का माध्यम रख दिया जाए तब S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ डायग्राम बना हुआ है। तो अभी देखिए, ये जो टोटल क्वेश्चन था ये आपका 5 नंबर का है बेटा। ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अब इसका क्लासिफाइड करिए कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर का है। जरा ध्यान दें बेटा, ये जो पूछा गया कि गॉस का नियम क्या है, 1 नंबर का, यहां सिर्फ गॉस का नियम लिखना है, प्रूव नहीं करना है। हमने अभी पिछले वाले वीडियो में इस पर चर्चा की थी कि गॉस का नियम क्या है। तो गॉस का नियम सिर्फ आपको वही 2-3 लाइन जो है वही लिखनी है, ठीक है। ये 1 नंबर का है। फिर उसके बाद में जो ये डेरिवेशन है बेटा, ये 2 नंबर का है, और 1 नंबर का ये सवाल है, और 1 नंबर का ये सवाल है। टोटल ये 5 नंबर का है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले जो हेडिंग पड़ेगी बेटा वो क्या पड़ेगी? पहले पार्ट में गॉस का नियम, गॉस का नियम, ठीक। गॉस का नियम भी कह सकता है, गॉस की प्रमेय भी कह सकता है। दोनों एक ही बातें हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो दोनों को लिखना है, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, इतना हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, जब इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, तो इसको हमने लिखवाया है, ये अपने आप स्वयं करेंगे। अगर हम बार बार वही चीजें पढ़ाएंगे तो बहुत वीडियो बहुत बड़ी चली जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम बार बार वो चीजें नहीं पढ़ाएंगे। ये हमने पिछले वाले वीडियो में करवा रखा है, इसलिए आपको स्वयं करना है। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं बेटा, स्वयं करें। ये हमने पिछले वाले वीडियो में करवा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, पिछले वाले वीडियो में जब जाएंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। लेक्चर 1 से देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का यूज करिए आप। इस नियम का उपयोग करते हुए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी हमने करवा रखा है। बिंदु आवेश के कारण, सेकंड में हेडिंग क्या डालेंगे? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ये भी आपको स्वयं करना, क्योंकि ये सब हम करवा चुके हैं बेटा। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जो करवा चुके हैं वो दोबारा नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये आप हमने पिछले वाले वीडियो में करवा रखा है, इसलिए आप स्वयं करेंगे अपने आप से, उसी से देख करके ये, लेकिन सॉल्व करेंगे बराबर, ठीक है। पहला वाला भी और ये दूसरा वाला। अब इसमें जो सवाल है वो ध्यान देते हैं, सवाल करवाते हैं, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दें, अब यहाँ से हम सवाल करवाने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझना बेटा,
जो चीज हम करवा चुके हैं वो लोग आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है, बस यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है आज का, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है ये भी हम करा चुके हैं, जो दूसरा पार्ट है ये भी हम करा चुके हैं, तो तीसरे पार्ट पर हम काम करेंगे। ठीक है, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहता है कि यहां से सवाल है, S1 और S2 दो सकेंद्री खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q और 3Q आवेश हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दो गोले बनाए गए हैं, चित्र देख सकते हैं बेटा। ये वाला जो है ये S1 है और ये वाला जो है बेटा S2 है। यहां पर दो गोले दिखाए गए हैं। अब आप देखोगे S1, जो S1 है, S1 के भीतर कितना आवेश है बेटा? Q। तो इसका मतलब जो पहला वाला आवेश है, पहले गोले पर आवेश है वो बेटा है Q। पहले गोले के भीतर जो आवेश रखा है वो Q रखा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरे गोले पर जरा गौर करिए, बाहर वाला ये दूसरा गोला S2 है। S2 के भीतर कितना आवेश है? तो बहुत सारे प्यारे बच्चे बस यहीं पर गलती करते, सारा खेल यहीं पर छुपा हुआ है। जो दूसरा गोला है बेटा उसके भीतर कितना आवेश है? तो अब आप यहां पर गौर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये 3Q रखा है कि नहीं? बस बच्चे यहीं से गड़बड़ कर देते हैं कि 3Q रखा है बस। तो बेटा एक बात यहां पर और ध्यान रखिए, S2 के भीतर 3Q भी है और ये Q भी है, ये दोनों हैं। तो यहाँ 3Q प्लस Q दोनों है इसके भीतर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चे 4Q। तो यह बस यहीं पर सारा खेल था। S1 के भीतर कितना आवेश है बेटा? Q। S1 के भीतर कितना आवेश है बेटा? Q। और जो S2 है, S2 के भीतर कितना आवेश है? 3Q भी है और Q भी है, मतलब टोटल 4Q है। इतना क्लियर हुआ? बस यहीं पर सारा खेल है। अब क्या कहता क्या है देखिए, अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछा है, S1 तथा S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात। तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स का अनुपात पूछा है प्यारे बच्चे, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? S1 व S2 से बद्ध, बद्ध माने घिरा हुआ, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का अनुपात। अनुपात प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, तो अनुपात हम लोग निकालेंगे पहले गोले से संबद्ध और दूसरे गोले से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात। बेटा वैद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, ठीक है, और सफिक्स में ही लगा देते हैं, यहाँ हमने 1 2 लगा दिया, मतलब पहले गोले से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स और दूसरे गोले से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, इनका बेटा अनुपात निकालना था। अब आप सभी बच्चों को ये बात तो क्लियर होगी, गॉस के प्रमेय के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका सूत्र होता है बेटा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे यहां पर भी लिखेंगे बेटा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाला पहले गोले के लिए तो पहले गोले का आवेश रखेंगे, नीचे दूसरे गोले के लिए तो दूसरे गोले का आवेश रखेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, ये सेम रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? फिर से समझिए, क्या पूछा गया था? S1 और S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात। तो φ1 और φ2 का अनुपात निकालना था बेटा। फाई का जो सूत्र होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका सूत्र होता है बेटा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसका भी तो होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाला पहले गोले के लिए था तो पहले गोले का आवेश, नीचे दूसरे गोले के लिए था तो दूसरे गोले का आवेश। जब भिन्न का अनुपात होता है तो बेटा हर से हर कैंसिल होता है और अंश से अंश, तो हर से हर हमने कैंसिल कर दिया बेटा। जब हर से हर कैंसिल कर दिया तो यहाँ गया Q1 अपान Q2। हो गया कि नहीं हो गया? तो φ1 अपान φ2 बराबर आ गया बेटा Q1 अपान Q2। तो यहां से अगर हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आ जाएगा यहाँ पर φ1 और यहां पर आ जाएगा बेटा φ2। अब देखिए, और Q1 अपान Q2, Q1 का मान कैपिटल Q और Q2 का मान 4Q है। इतनी बात क्लियर हुई? जब इतनी बात क्लियर हुई बेटा तो यहाँ Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो यहाँ एक बचेगा। तो आप देखोगे बेटा φ1 अनुपात φ2 जो आ गया बेटा वो आ गया 1:4। कितना आ गया बेटा? 1:4। बटे को हम अनुपात भी बोलते, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते, तो आ गया 1:4। ये क्लियर हो गया। अभी यहां पर देखिए सेकंड पार्ट भी पूछा गया है, यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तब S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए ये जो पहला वाला जो बेटा गोला था,
अगर इसके भीतर एक ऐसा माध्यम रख दिया जाए बेटा जिसका परावर्तांक कितना हो, 3 हो। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यही सेकंड पार्ट यहां पर इसका हमने करने जा रहे हैं। यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जाए तो, माध्यम रख दिया जाए, अर्थात बेटा परावैद्युतांक को लिखते हैं बेटा के से, और के का मान कितना दिया गया है, 3। अब यहां पर हम अनुपात निकालेंगे। देखिए जरा समझें, मान लो पहले हमने जो वैद्युत, देखिए जो पहला गोला है, और पहले गोले से बद्ध वैद्युत फ्लक्स को हमने किससे लिखा था बेटा, φ1। अब हमने रख दिया है परावैद्युतांक, तो अब नया वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो अब पहले तो हमने φ1 से लिखा था, अब लिख देंगे बेटा φ1 डैश, थोड़ा सा अंतर बनाए रखेंगे। अब यहां पर φ1 डैश कर लेते हैं, हो जाएगा कि नहीं। और इसका हम पुराने वाले से अनुपात निकाल लें, पहले वाला कितना था, φ1। अब यहां पर बेटा समझने का प्रयास करेंगे, अगर परिवर्तन निकालना है ये क्या हो जाएगा, तो आप अनुपात निकाल के बता दोगे कि 2 गुना हो जाएगा, कि 3 गुना हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो एक अनुपात निकालो भी पहले वाले के साथ में। इतना याद रखना, जब भी आपसे कहे कि क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो आप अनुपात निकालो पहले के साथ में। बात समझे कि नहीं, यहां पर ध्यान से समझेंगे बेटा। तो ये जो नया वाला वैद्युत फ्लक्स होगा पहले से बद्ध, उसको हमने φ1 डैश से लिखा, और पुराना वाला तो हमने φ1 से लिखा था, बस इनका अनुपात निकालना है। तो बेटा सूत्र क्या होता है, Q/ε0। अब देखिए है तो पहला गोला, तो पहले गोला का ही आवेश रखेंगे, लेकिन बस अंतर कितना था बेटा कि जो पहले वाला था, जो पहले गोला था उसमें इसके भीतर वायु भरी थी, इसमें कोई परावैद्युत माध्यम नहीं था। लेकिन दूसरी बार में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर देखिए दोबारा में, तो दूसरी बार में आप देखोगे कि 3 परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया गया है। और जब नया माध्यम रखा जाएगा प्यारे बच्चे, तो यहां पर देखिए जब परावैद्युतांक रखा जाएगा तो परावैद्युतांक हमेशा ε0 के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ लिखा जाता है बेटा, ε0 के साथ लिखा जाता है। चलिए ठीक, इतना हो गया। अब आ जाओ φ1 का सूत्र क्या बनेगा, Q/ε0। बात हो रही पहले गोले की, तो पहले गोले का लिख दिया। सिर्फ बेटा इन दोनों में अंतर क्या है कि बाद में परावैद्युतांक रखा गया है, लेकिन पहले वाले में परावैद्युतांक नहीं था, बस इतना सा ही अंतर है। अब देखो Q/ε0 से Q1/ε0 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचेगा, ध्यान से समझना, φ1 डैश अपान φ1। देखिए ऊपर यहां 1 बच गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर 1 और नीचे के, तो φ1 डैश बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दें के का मान 3 था, φ1 यहां बटे में है, उधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो बाद वाला वैद्युत फ्लक्स है वो पहले वाले वैद्युत फ्लक्स का 1/3 है, मतलब 1/3 गुना हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे बेटा, अतः बाद वाला वैद्युत फ्लक्स 1/3 गुना हो जाएगा, मतलब पहले का 1/3 गुना हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, जो बाद वाला वैद्युत फ्लक्स है वो पहले वाले का 1/3 गुना हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दाढ़ हो। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अगला वाला भी, फिर अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। हो गया। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से समझना। क्या कहता है, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए।
और यहां पर ये क्वेश्चन 3 नंबर का दिया हुआ है। अब आपको देखिए, हमने आपको समझाया था कि आप में जो देखिए चादर से रिलेटेड दो डेरिवेशन है, एक चालक चादर वाला बेटा हमने बताया था आपको, और एक हमने बताया था आपको अचालक चादर वाला। कहा था दो हैं। तो चालक चादर देखिए, अचालक जो चादर है, अचालक चादर में जो आवेश दिया जाता है वो आवेश संपूर्ण आयतन में उसके फैल जाता है, तो इसकी केवल एक लेयर बनती है। और हमने बताया था बेटा, चालक जो चादर होती है, ये चालक चादर को जब आवेश दिया जाएगा उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा, ठीक, इसलिए यहां पर दो लेयर बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो लेयर बनती हैं और अचालक में केवल एक लेयर बनती है। तो चालक वाला हमने करा दिया था, ये आपका सबसे पहले वाले लेक्चर में कराया गया था, आप उसको वहां पर गौर करके ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। और अचालक वाला जो है वो बेटा हम कराने जा रहे हैं आज, है इसको समझना, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले। हेडिंग डालेंगे अनंत विस्तार की समतल एक समान आवेशित एक समान आवेशित अचालक चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, आप ऐसे हेडिंग डाल दिया, ठीक है, आपने क्या किया, हेडिंग डाल लिया। अब जब हेडिंग डाल लिया तब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा समझने का प्रयास करेंगे बेटा। ये एक चादर हमने ले लिया अनंत विस्तार की, इसको हमने आवेश दे दिया है। आवेश कैसा देंगे बेटा, हम लोग स्टडी हमेशा करते हैं धनावेश पर। ठीक, ये हमने दे दिया। अब यहां पर प्यारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इस चादर के निकट मान लो कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर, ठीक है। चित्र बढ़िया दिख नहीं रहा आप लोगों को, है, चलिए एक काम करते हैं, अपना चित्र बनाते हैं, फिर से बना देते हैं एक बार। ठीक, कौन सा आवेश देंगे बेटा, प्लस वाला। अब तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये चादर है और इसका विस्तार अनंत है। अनंत विस्तार जैसे आसमान का विस्तार होता है, आसमान का विस्तार कैसा बेटा, अनंत है। वह उतनी ही विस्तार की, जितना आसमान है उतनी विस्तार की ये चादर है। बहुत बड़ा विस्तार है इसका, अनंत विस्तार है यहाँ पर बोला गया है। और एक समान आवेशित इस चादर के निकट बेटा मान लो आर दूरी पर, यहाँ पर बेटा एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बस यहां पर ही आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे इसमें, ये चीज गौर करके लिखना है, जरा समझो क्या बोलेंगे। माना एक, ध्यान से समझना बेटा, क्या बोलोगे, माना एक अनंत विस्तार की समतल एक समानावेशित अचालक चादर है। माना एक, बिल्कुल तैयार कर लेना बेटा, क्या लिखोगे, माना एक अनंत विस्तार की समतल एक समानावेशित अचालक चादर है।
इस चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे? एक बार फिर से समझें। क्या लिखोगे? माना एक अनंत विस्तार की समतल एक समान आवेशित अचालक चादर है। इस चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए इतना लिख लेते हैं बेटा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? माना, साथ में लिख लीजिएगा बच्चे, माना एक अनंत विस्तार की समतल एक समान आवेशित अचालक चादर है। इस चादर के निकट एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग दो नियम लगा सकते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले कूलाम के नियम से ज्ञात की जाती है, लेकिन कूलाम के नियम की एक शर्त है कि वो केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ठीक, फिर हम लगाते हैं गॉस की नियम, और गॉस के नियम की शर्त है कि वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, कूलाम का नियम यहां लागू नहीं होगा। अब क्यों नहीं लागू होगा ये भी बात समझो। कारण ये है क्योंकि ये जो आवेश है ये बिंदु रूपी नहीं है, ये पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है, तो ये पृष्ठीय आवेश है बेटा, पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है, तो इसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश। अगर केवल बिंदु पर होता तो बोलते बिंदु आवेश, और यहां कैसा है? पूरे पृष्ठ पर फैला है, इसलिए इसको पृष्ठ आवेश बोलेंगे। तो ये कूलाम का नियम यहां पर लागू नहीं होगा। यहां पर किसका नियम लागू होगा बेटा? गॉस का नियम। और गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए। तब क्या करेंगे बेटा? बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, चादर के इधर तो बिंदु P है, दूसरी ओर हम लोग वैसे बिल्कुल जैसे P है, बिल्कुल सिमिलर सिमेट्रिक रूप से एक दूसरा हमने एक ले लिया, बिंदु P डैश ले लिया। क्या ले लिया? P डैश ले लिया। अब क्या करते हैं? अब एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो बंद पृष्ठ की कल्पना करिए बेटा। एक हमने क्या किया? बंद पृष्ठ की कल्पना कर लिया। ठीक है, और ये बंद पृष्ठ कैसे है कल्पना किया ये भी जरा समझो। ये हमने कल्पना किया चादर के आर पार बेटा। कैसे कल्पना किया? चादर के आर पार। ध्यान से समझेंगे बेटा, कैसे कल्पना किया? चादर के आर पार। और दूसरी बात है, ध्यान से समझना बेटा, चादर के आर पार किया और इसका आकार कैसा है? बेलनाकार है बेटा। कैसा है? बेलनाकार। और जिस बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं बेटा उसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए जिस बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपने क्या किया? चादर के इधर था बिंदु P और चादर के दूसरी तरफ आपने माना बिंदु P डैश। वो भी कैसे माना? सममित रूप से। सममित रूप से का मतलब सिमेट्री, और सिमेट्रिक मतलब होता है प्यारे बच्चे जिधर जैसे ये है सेम टू सेम वैसे इधर हमने P डैश मान लिया है। फिर हमने क्या किया? चादर के आर पार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब एक बात समझिए, अब इसका मॉडल हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझना बेटा। हमने एक गत्ते का प्रयोग करके हमने आपके सामने जो है एक पूरा मॉडल ऐसे बना लिया है। अब ऐसे समझो, ये देखिए, ये पूरी एक हमने चादर मान लिया। अब ऐसे समझ सकते हो, ये देखिए
ये बात आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे। ये पूरा एक गत्ता है और इसमें हमने क्या किया, एक बीच में होल बना करके एक पेपर से एक बेलनाकार ऐसे रोल बना के अंदर कर दिया ताकि आपको बेहतर समझ पाए। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये चित्र चूंकि 2D में दिखाया गया लेकिन है तो 3D में भाई, तो 3D में आप समझ सकते हो। यहाँ पर ये चादर है। अब आप देखोगे, जरा गौर करके देखोगे तो बेटा आप देखोगे ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका समतल पृष्ठ कहलाता है। मान लो भाई ये खोखला है लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए इसे है, ठीक है। अब यहां पर ये जो पृष्ठ है ये क्या है, समतल पृष्ठ। और ये जो समतल पृष्ठ है मेरे प्यारे बच्चे बहुत गौर से समझना, ये ऐसे है और ये ऐसे है चादर। तो क्या ये और ये समांतर हैं? हाँ बिल्कुल भैया समांतर हैं। क्यों नहीं समांतर है, जरा ये भी देख लो। ध्यान दो बेटा, जैसे ये समतल पृष्ठ है और इसको हमने ऐसे रख दिया, ऐसे देखो ये इस तरीके से, ये हमने अपना मोबाइल यहाँ पर रख दिया इस समतल पृष्ठ की जगह पर। और ये देखिए, और ये चादर, ये दोनों क्या आपको समतल नजर आ रही है क्या? जरा गौर करके देखना बेटा, क्या ये दोनों समतल नजर आ रही? देखो ऐसे देखो, ठीक। ये सॉरी समतल नहीं, समांतर। तो ये वाली चादर और ये हमारा मोबाइल क्या समांतर नजर आ रहा है? बिल्कुल समांतर नजर आ रहे होंगे क्योंकि ये और ये दोनों क्या है बेटा, समांतर हैं। ठीक, सेम उसी प्रकार से बहुत गौर से समझना बेटा, सेम उसी प्रकार से ये चादर और ये इसका समतल पृष्ठ, ये चादर और ये समतल सिरा जो है, ये जो ये जो अनुप्रस्थ काट बनेगा ये वाला पृष्ठ, ये और ये चादर आपस में क्या है बेटा, समांतर है। तो इसका मतलब ये जो समतल सिरे हैं ये चादर के बेटा क्या है, समांतर है। ये इसमें नहीं दिख पाएंगे आपको, लेकिन यहां से तो आप समझ जाओगे ना कि ये जो समतल सिरा ये वाला है ये चादर के क्या है बेटा, समांतर। आप ऐसे करके देख सकते हो, है ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर आप समझे प्यारे बच्चे, बस इतना सही हमको समझाना था। अभी ध्यान दीजिएगा, तो इसके जो ये समतल सिरे हैं बेटा, ये कौन है, समतल सिरे क्या है बेटा, चादर के समांतर। चादर के समांतर है। और प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल क्या मान लिया जाए बेटा, ए मान लिया जाए। इसका भी क्षेत्रफल क्या मान लिया जाए, ए। और इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मान लिया जाए, ए। बस इतना सही आपको समझना है। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, पहले तो बिंदु पी को मानो। क्या लिखेंगे, माना चादर के दूसरी ओर, माना ये चादर के इधर बिंदु पी है और दूसरी साइड में बिंदु पी डैश है। तो क्या बोलेंगे, माना चादर के दूसरी ओर, माना चादर के दूसरी ओर बिंदु पी के सम्मित, सम्मित का मतलब बिल्कुल ठीक वैसे ही एक दूसरा बिंदु पी डैश है। ये बात लिखेंगे प्यारे बच्चे। क्या लिखेंगे, माना चादर के दूसरी ओर, दूसरी ओर किसके सम्मित बेटा, बिंदु पी के सम्मित। बिंदु पी के सम्मित एक दूसरा बिंदु पी डैश हो गया। अब क्या करना है, अब जो आपने ये प्रारूप बनाया ये सब लिखेंगे। अब ये सब क्यों किया है, क्योंकि हमें बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है बेटे, बेटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बेटा क्या लिखोगे, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जिसके समतल सिरे, जिसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं और प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल ए है। इतनी बात बोलेंगे। फिर से समझे बेटा, क्या बोलोगे, जल्दी से इधर समझे, क्या बोलोगे, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के आर पार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जिसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं और प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल ए है
जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। एक बार फिर से समझेंगे तब लिखेंगे। बेटा क्या लिखोगे जल्दी समझो। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जिसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं और प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल बेटा A है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ये भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? बिंदु P पर क्या ज्ञात करने के लिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जिसके समतल सिरे चादर के समांतर और प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। यह हो गई आपकी भाषा। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आ जाओ। यहां पर समझने का प्रयास करेंगे बेटा। क्या है एक बार फिर से समझेंगे उसके बाद आगे पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे जरा समझने का प्रयास करेंगे। पूरी भाषा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बिल्कुल तैयार करना। यदि आप वीडियो पर आए हो तो पूरा का पूरा बेटा तैयार करो, समझो, तब आगे बढ़ो। ठीक है, ध्यान से समझो बेटा। क्या लिखोगे? माना एक, क्या बोलोगे बेटा? माना एक अनंत विस्तार की समतल एक समान आवेशित अचालक चादर है। इस चादर के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से बस समझो। क्या लिखोगे? माना एक अनंत विस्तार की समतल एक समान आवेशित अचालक चादर है। इस चादर के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? फिर क्या करेंगे? चादर के इधर तो हमने बिंदु P ले लिया, लेकिन उधर दूसरी साइड में बिंदु P डैश लेना। तो क्या बोलोगे? माना चादर के दूसरी ओर, माना चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सम्मित, माना चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सम्मित दूसरा बिंदु P डैश है। अब देखिए ये लिखने के बाद में अब जैसा जैसा आपने गॉसियन पृष्ठ खींचा वैसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए या ज्ञात करने के लिए क्या बोलोगे? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जिसके समतल सिरे चादर के समांतर है। जिसके समतल सिरे बेटा क्या है? चादर के समांतर है और प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल A है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, और ये चित्र बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ये हो गया। ठीक है, भाषा आपकी हो गई, भाषा आप तैयार कर लोगे। अब सारा खेल अब कैसे ज्ञात करते ये जरा समझो। ये जितने भी डेरिवेशन बेटा कराए जा रहे हैं सारे के सारे डेरिवेशन आपको कंप्लीट करके तैयार कर लेना है। ठीक है, अब ध्यान दें, हमने आपको एक टॉपिक सिखाया था कि जो वैद्युत फ्लक्स है बेटा, क्या है? वैद्युत फ्लक्स। इस वैद्युत फ्लक्स को हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं बेटा। कितने प्रकार से ज्ञात करते हैं? दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला प्रकार कौन है ये भी समझो। पहला प्रकार है परिभाषा के अनुसार।
और दूसरा प्रकार क्या है बेटा, गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो जो परिभाषा के अनुसार निकालते हैं उसका सूत्र होता है बेटा फाई इज इक्वल टू समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये परिभाषा के अनुसार होता है। और गॉस की प्रमेय के अनुसार बेटा क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। तो फिर से समझे बेटा, वैद्युत फ्लक्स को कितने प्रकार से ज्ञात किया जाता है, दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, पहले परिभाषा के अनुसार, दूसरा गॉस की प्रमेय के अनुसार। इनके एलएचएस समान है तो एलएचएस समान कर देंगे, समान है तो आरएचएस भी समान कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एलएचएस समान होने के कारण इनके आरएचएस समान होंगे, इसलिए आरएचएस समान करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए करके देखते हैं। अब यहां पर देखिए, परिभाषा के अनुसार हमको एक चाहिए वैद्युत क्षेत्र और एक चाहिए क्षेत्रफल, वेक्टर। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ध्यान से समझना। अब फिर से अपने मॉडल उठाते और समझिए। जैसे ये हमारे पास मॉडल है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना, ये है, ठीक है। और इस पर आवेश कैसा हमने दिया है, चादर पर प्लस वाला। और जो प्लस वाला आवेश होता है बेटा, वो वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर जनरेट करता है। किधर की ओर जनरेट करता है, बाहर की ओर। अब जरा समझें, जैसे इस पर ये वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर समझें, इस पर आवेश है तो ये वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा तो किधर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, ऐसे इस साइड से। और इधर करेगा तो इस साइड से करेगा, बाहर की ओर करेगा। लेकिन अब ऊपर, क्योंकि ये आवेश है नहीं यहाँ पर, इसकी जो मोटाई है बहुत कम है, तो इसलिए ऊपर आवेश जाएगा ही नहीं। आप ऐसा मान सकते हैं। और आप अगर मैथमेटिकली समझना चाहें तो यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र अगर निकालने की कोशिश करें तो इसका एरिया वेक्टर देखिए, और जो वैद्युत क्षेत्र होगा दोनों के बीच 90 डिग्री का बनेगा तो नहीं निकलेगा। तो आप यहाँ पर समझें प्यारे बच्चे, फिर से समझें। हो सकता है अभी ये बात जो हमने कही है ना समझ पाए हो, ध्यान से समझो। बेलन में कितने प्रश्न हैं बेटा, 3 प्रश्न होते हैं। जरा कौन कौन होते हैं ये भी जरा समझो, फिर से समझो। एक ये समतल प्रश्न, एक ये समतल प्रश्न, और एक आपका ये वक्र प्रश्न। तो टोटल कितने होते हैं, 3 प्रश्न। अब देखिए, क्या इस समतल प्रश्न से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को जो पास होंगी। तो यहां से जब वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो ऐसे निकलेंगी कि नहीं, तो इस वाले सरफेस से तो निकलेंगी, सिमिलरली इस वाले सरफेस से निकलेंगी, लेकिन इस वक्र पृष्ठ से नहीं निकलेंगी, क्योंकि जो प्लस वाला आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है। यहां से वैद्युत क्षेत्र इस साइड में निकलेगा और इधर से वैद्युत क्षेत्र इस साइड में निकलेगा। अब अपने इसमें समझिए, वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकलेगा, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी वो इस प्रकार से, इधर से निकलेंगी तो ऐसे निकलेंगी। लेकिन ऐसे तो जाने का कोई वही चांस ही नहीं है, क्योंकि जो ये चादर है, ध्यान से समझना बेटा, जो ये चादर है, चादर पर कैसा आवेश है, धनावेश। और धनावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो बाहर की ओर होती है। किधर होती है बेटा, बाहर की ओर होती है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यहां पर समझिए, बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 समतल और 1 वक्र पृष्ठ। तो इस समतल पृष्ठ से निकलेगा, इस समतल पृष्ठ से निकलेगा, लेकिन ये जो वक्र पृष्ठ है इससे नहीं निकलेगा। क्यों, अब देखिए, यहीं पर अगर हम चादर इस तरीके से रख देते, ऐसे ऐसे रख देते, अगर हम ये ऐसे रख देते बेटा, समझने का थोड़ा सा प्रयास करते, तो अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलती और ऐसे निकलती, तो इसके वक्र पृष्ठ से निकलती लेकिन समतल पृष्ठ से नहीं निकलती। बात समझे कि नहीं, बात समझने का प्रयास करोगे भाई। बहुत सारी चीजें फिजिक्स में दिखाई नहीं जाती हैं, ठीक है, कुछ चीजें अपने आप भी समझनी जाती हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये चादर है, अब इस चादर से वैद्युत बल रेखाएं, जैसे इस पर हमने प्लस आवेश दिया तो इसके ऊपर ऐसे निकलेंगी और इसके नीचे निकलेंगी। तो अगर ऐसे रख दिया जाए गॉसियन पृष्ठ, या ऐसे मान लिया जाए, तो इससे वक्र पृष्ठ से तो निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, लेकिन समतल पृष्ठ से नहीं निकलेंगी। लेकिन अपने जो क्वेश्चन में है, जो अपने क्वेश्चन में बेटा यहां पर समझें, ये कॉन्सेप्ट ही तो आपको मजबूत बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ये धनावेश था तो इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी और इधर पीछे क्यों निकलेंगी, तो इस समतल पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी और इस समतल पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी। तो इसका मतलब समतल पृष्ठ से तो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा लेकिन वक्र पृष्ठ से गुजरेगा नहीं, ठीक है।
तो यहां से मान लो, एक मिनट ध्यान से समझना बेटा, यहां पर इधर वैद्युत क्षेत्र निकलेगा तो इस साइड में निकलेगा, दिशा होगी, और इधर वैद्युत क्षेत्र इस साइड में होगा, और एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, वो इस साइड में होगा, और यहां भी होगा तो बेटा इस साइड में होगा। अब देखिए बिंदु P पर भी वेक्टर ए और वेक्टर डी ए दोनों एक दिशा में, इसलिए कोण 0 बनेगा, और यहां भी देखिए वेक्टर ए और वेक्टर डी ए दोनों एक दिशा में, इसलिए कोण 0 बनेगा। वक्र पृष्ठ अगर तुम समझोगे तो वक्र पृष्ठ का एरिया वेक्टर जो जाएगा, और यहां पर देखिए वैद्युत बल रेखा इनके बीच 90 डिग्री बनेगा, तब भी नहीं जाएगा। अगर मैथमेटिक्स समझना चाहो तो उससे समझ सकते हो, लेकिन उससे बात ही नहीं करना, वक्र पृष्ठ से कुछ भी नहीं गुजरेगा, केवल दो समतल पृष्ठों से गुजरेगा, बस इस बात को कमांड करना है। तो यहां पर हम लोग बेटा क्या लिख देंगे, यदि बिंदु P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E हो, तब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहां पर क्या लिख देंगे, यदि बिंदु P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E हो, तब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक। अब गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, फाई ई। अब यहां से दो पृष्ठ से निकलेगा, देखिए बेलन में तो तीन पृष्ठ होते हैं, इससे निकलेगा नहीं, तो दोनों समतल है तो दोनों समतल का निकालेंगे बेटा। क्या होता है, समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए, एक पहला पृष्ठ हो गया, ठीक। ऐसे ही दूसरे पृष्ठ के लिए कर देंगे, ठीक। अब यहां से ध्यान से समझना बेटा, तो यहां पर आपने देखिए पढ़ रखा है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया समाकलन, और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, ई डी ए कॉस थीटा। सेम यहां पर आ जाएंगे ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ रखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ध्यान से समझेंगे। अब यहां पर हमने इतना तो लिख दिया, अब यहां पर आ जाएंगे चित्र में, ये P हो और यह P डैश हो, दोनों जगह थीटा का मान क्या है, 0, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों सेम साइड है, यहां भी और वहां भी। तो ये बात भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि बिंदुओं P व P डैश पर वेक्टर ई व वेक्टर डी दोनों एक ही दिशा में, और जब एक ही दिशा में होंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, तो थीटा का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होगा, 0। तब अब देखिए फाई ई लिखा, यहां पर फाई ई लिख देंगे, समाकलन लिखा, समाकलन लिख दो, ई डी ए कॉस 0, ऐसे समाकलन ई डी ए कॉस 0। अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे। ये चलिए अगले वाले पृष्ठ पर कर देते हैं। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है प्यारे बच्चे, वो जनरेट होता है आवेश के कारण। क्या तुमने आवेश को बढ़ाया, नहीं। क्या तुमने आवेश को घटाया, नहीं। तो जब आवेश ना घटा है ना बढ़ा है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी ना घटेगा
न बढ़ेगा, अर्थात नियत रहेगा। ठीक है, अब जो चीज नियत रहती है वो समाकलन के बाहर आ जाती है। तो यहां देखिए ई कहां आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, ई आ जाएगा बाहर, बचेगा समाकलन डीए और cos जीरो का मान एक। सेम ऐसे यहां पर भी समाकलन डीए और cos जीरो का मान एक। देखिए क्या हो जाएगा, ई और समाकलन डीए, ई समाकलन डीए। अब बच्चे देखो समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण और डीए मतलब क्षेत्रफल। तो बताइए अगर हम इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं बच्चे, तो इस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, ए। तो संपूर्ण क्षेत्रफल ए है, तो यहां पर हम लोग ये जो समाकलन डी है इसकी जगह पर हम लोग ए लिखेंगे। और जब ए लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे तब कितना आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे, ये हो गया ई और यहां पर हो जाएगा बेटा ए, ऐसे यहां ई और समाकलन डी ए की जगह ए। ई ए और ई ए मिलकर बेटा कितना हो जाएगा, 2EA। कितना हो जाएगा बेटा, 2EA। और समीकरण नंबर मान लेंगे बेटा एक। ये तो हो गई परिभाषा के अनुसार बात। अब हम गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखिए यहां पर समझिए, ये चादर जो है इसका विस्तार कितना है, अनंत है। तो इस पर आवेश भी कैसा होगा, अनंत। लेकिन हमें पूरी चादर से मतलब क्या है, हमें तो सिर्फ गॉसियन पृष्ठ से मतलब है। तो आप अगर देखेंगे यहां, तो मान लो इतनी दूर में, मतलब गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश या परिबद्ध आवेश कितना है, क्यू, सिर्फ इतनी दूर में। तो गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश बेटा मान लो कितना है, क्यू। तब हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यदि यदि गॉसियन पृष्ठ से, यदि गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश स्मॉल क्यू हो, तब गॉस की प्रमेय से बेटा, गॉस की प्रमेय से, ध्यान से समझेंगे, कौन सी प्रमेय से बेटा, गॉस की प्रमेय से। सूत्र क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बस इतना सा हो गया। ठीक है, अब एक बात और समझो, ध्यान से समझेंगे। इतनी दूर का क्षेत्रफल कितना था बेटा, ए। और ए क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, क्यू। ए क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, क्यू। तो बताओ एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना होगा, क्यू अपान ए। तो याद रखना बेटा, एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर सूत्र होता है क्यू अपान ए। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, यदि, यहां पर समझे, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, आवेश का कौन सा घनत्व बेटा, पृष्ठ घनत्व। अब बताओ पृष्ठ घनत्व को किससे लिखते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, क्यू अपान ए। अब यहां एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा बेटा सिग्मा ए, और तब यहां से ध्यान दीजिएगा फाई ई हो गया। यहां क्यू की जगह हमने लिख दिया सिग्मा ए, बटे में लिख दिया बेटा एप्सिलॉन नॉट, और समीकरण नंबर 2। अब देखिए इनके एलएचएस देखिए, समीकरण 1 और 2 में देखिए इनके एलएचएस क्या है, सेम। तो आरएचएस भी क्या होंगे बेटा, सेम। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से आरएचएस सेम करिए बेटा। इसका आरएचएस कितना है, यहां पर देखिए 2EA। तो यहां हमने लिख दिया बेटा 2EA, और यहां क्या लिख दिया बेटा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका आरएचएस यहां लिख दिया, इसका आरएचएस यहां लिख दिया। ए से ए बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दो गुणे में इधर जाएंगे बटे में। तो ई बराबर मेरे प्यारे बच्चे आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और मात्रक मेरे प्यारे बच्चे होता है न्यूटन पर कूलम। बस यही आपका डेरिवेशन है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए फटाफट सबके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ देखिए आपको सिर्फ डायग्राम जो है बना लेना है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, तैयार जरूर कर लेना, ठीक है।
इसको भी रब कर देते हैं। तब स्क्रीनशॉट लीजिए, अब स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट बहुत तेजी से। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? डायग्राम बनाइए, हेडिंग डालिए, डायग्राम बनाइए, फिर ये भाषा लिखना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। हो गया? चलिए फटाफट काम करते रहिएगा बेटा, फिर उसके बाद में ये आपका लास्ट, इसमें थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। हो गया? चलिए, अब आपको देखिए ये वाला डेरिवेशन करा, पिछला वाला है। अब कुछ डेरिवेशन में समय लगता, अब इसमें लगभग सभी डेरिवेशन हो गए हैं। सिर्फ अभी आपको गॉस की प्रमेय प्रूव कराना रह गया है, बाकी ये पूरा 100% हो जाएगा। तो ये मान के चलिए जितने भी, देखिए थ्योरी लगभग 100% हो रही है, न्यूमेरिकल सिर्फ इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो ये जो है, लेकिन आते यही सब है, आपको क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ये सब आप लोग तैयार रखिएगा। और अपने बेस्ट फ्रेंड जितने भी हैं और जितने फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जितने भी, सब कुछ आपका फ्रेंड सर्किल है, सबको भेजिए मेरे प्यारे बच्चे, सबको भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे बाय बाय।